थैंक यू सपना जी। थैंक यू। एक रमणीय शांति स्थल है। दक्षिणेश्वर स्थित यह मठ योगदा सत्संग सोसाइटी और उसके सारे विद्यालयों तथा भारत के विभिन्न स्थानों में स्थित उसके केंद्रों एवं आश्रमों का मुख्यालय है। योगदा सत्संग सोसाइटी कानूनी तौर पर अमेरिका में कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप से संबद्ध है। ये प्रोग्राम जो इन्होंने वहां पर कैलिफोर्निया में स्टार्ट किया था, ये इस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं कि इनका और जो संबंध है, इनका आपस में जो संबंध है, जो ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों इन्हीं के द्वारा ही खोली गई हैं। योगदा सत्संग की गतिविधियों में भारत भर में निवास करते अपने साधकों को प्रति माह डाक द्वारा योगदा पाठ भेजना सम्मिलित है। इन पाठों में शक्ति संचार, एकाग्रता एवं ध्यान की योग्यता प्रविधियों का सविस्तार वर्णन है। बहुत सुंदर बात है। पाठ भेजे जाते हैं, लेसन्स आते हैं, जो लेसन्स कहते हैं हम सब लोग। बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट भी किया है लेसन, और मतलब हमारे ग्रुप में जो है उन्होंने तो किया ही है, और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने ये लेसन्स पढ़ने शुरू किए हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट कि हम सब पढ़ते हैं, हम कितने रेगुलर हैं, क्या हम रोज अध्ययन कर पा रहे हैं, क्या हम रोज प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, क्या इसमें लिखी हुई बातें जीवन में उतार पा रहे हैं। ये एक प्रोसेस है। ये एक ये लेसन्स की बात नहीं है। ऐसी जीवन में और बहुत सारी चीजें हैं जो एक प्रोसेस से निकलती हैं। जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तब वो चीज हमारे हाथ में आती है। अगर हम प्रोसेस का पार्ट हैं और सिर्फ पार्ट हैं और उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। उसे आप एक कपड़े की सिलाई कह लो, उसे आप भोजन बनाना कह लो, उसे आप हेयर कटिंग कह लो, उसे आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना कह लो, उसे आप लेसन पढ़ना कह लो। सबके प्रोसेस है, और इन प्रोसेस में से गुजर कर ही हम फाइनल स्टेज तक पहुंचते हैं। सुनैना मैम ने मुझे एक ओवरवेल्म होना वर्ड बताया था, और इस शब्द को बहुत समय तक मैंने अनुभव भी किया, और ये अब समझ भी आने लगा। अब बल्कि बेहतर समझ में आता है कि हम लोग बड़े खुश खुश हैं कि हम जुड़े हुए हैं इस किताब से। हम रोज पढ़ते हैं इस किताब को, बट इस किताब से हम सिर्फ जुड़ने से काम नहीं होगा। इस किताब में कही गई बातों को आत्मसात करने और जीवन में उतारने और अनुभव करने, और फिर उससे क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आ रहा है, हमारी दिनचर्या में क्या परिवर्तन आ रहा है, हमारी सोच में, हमारे विचारों में, हमारे संग में क्या परिवर्तन आ रहा है। क्या हमने इन किताबों का अध्ययन करने के बाद अपनी कम्युनिटी को बदला है? वो कम्युनिटी जो हमें नीचे की तरफ लेकर जा रही थी, हमें ड्रैग कर रही थी और हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, या कहीं ना कहीं हमें होल्ड करके रखा हुआ था, क्या हम उनसे छूट पाए हैं? क्या हम इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ा पाए हैं? ये सारा एक प्रोसेस है। ओवरवेल्म, हाँ हम तो रोज किताब पढ़ते हैं, हाँ हम तो जुड़े हुए हैं, हाँ हमें तो कोई यहाँ पे समझाता है, हाँ ये सब तो है। ये सिर्फ आनंद है। ये एक ऐसा आनंद है जो हमें कहीं लेकर तो नहीं जाएगा, किसी मकाम पे तो नहीं पहुंचाएगा, हाँ हमें यात्रा में जरूर रखेगा। तो क्या हमें सदैव यात्री ही बने रहना है, या हमें लगेगा कि नहीं, हम इस यात्रा से सीख भी पा रहे हैं, हम अपने जीवन को बदल भी पा रहे हैं, अपने को भी बदल रहे हैं और अपने साथ जो लोग हैं उनको भी बदल रहे हैं, अपने घर में जो लोग हैं उनको भी बदल पा रहे हैं। और वो तब बदलेंगे जब आप बदलोगे। वो आपके पढ़ने से नहीं, रोज देखते हैं कि हम सब लोग किताब पढ़ते हैं, एक 7 बजे एक क्लास ओपन होती है, सब देखते हैं, सबके घरों में देखा जाता होगा। किसी के घर में इसकी सहमति दी जाती होगी, किसी के घर में ये भी बोला जाता होगा क्या टाइम वेस्ट करते हो यार, किसी के बोला जाता होगा कुछ सीख भी रहे हो। कभी कभी कोई पास बैठा होता है और आप पढ़ रहे होते हो, इसमें सिर्फ कोई ऐसी बात होती है जो आप जीवन में नहीं उतार पाए हो, तो सामने वाला बोलता है अच्छा खुद तो किया नहीं आपने। ये सबके घरों में होता होगा, ये बहुत आम बात है। खुशी की बात यह है कि हम पढ़ रहे हैं, खुशी की बात यह है कि हम एक साथ हैं, खुशी की बात यह है कि हम रोज नियम से पढ़ रहे हैं। जो भी नियम हमने दिन टाइम बांधा है हम उसमें पढ़ रहे हैं। ये सब खुशी की बातें हैं। बट इसके आगे क्या?
क्या हम जीवन में उतार पा रहे हैं? तो मैं चाहूंगी तुषार मैम, एक दिन जैसे हमने विमेन वाला सेशन रखा था, एक सेशन इस पे भी रखा जाए कि इन 3 4 6 महीनों में मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया ये किताब पढ़ने के बाद। मानिका जी, अगर आपको ये थोड़ा सा याद हो, जो हमने फ्राइडे सेशन रखा था ना, वो, हम्म। अगर आपको याद हो, वो इसी बारे में था कि हमने क्या सीखा है वो डिस्कस करना है। पर पता नहीं कहाँ से आपने वो टॉपिक मदरहुड एंड वुमेन पे शुरू हो गया। अच्छा था, हम्म। बहुत अच्छा था। बट हमारा अगर एक्चुअल प्लान अगर आपको याद हो तो वो यही था कि फ्राइडे को हमने अपनी जर्नी में अब तक क्या सीखा हम्म। है वो डिस्कशन ही था। तो हम्म। तो हम फ्राइडे को रख लेते हैं। हाँ हाँ, सब लोग अपना अपना इस जर्नी पे, इस बुक से आपने क्या सीखा, या आपने क्या प्रैक्टिस स्टार्ट की, आपने क्या सिटिंग देनी शुरू की, आपने क्या कुछ इससे सीखी हुई चीजों को अपनी जिंदगी में लागू, चाहे वो संयम ही क्यों ना हो, चाहे वो कम बोलना क्यों ना हो, चाहे वो जवाब कम देना क्यों ना हो, चाहे वो लोगों की बातों को इग्नोर करना क्यों ना हो, चाहे वो ना कहना सीखना क्यों ना हो, सब कुछ किया योगानंदा जी ने। इन्होंने भौतिकता को ना बोली है। इन्होंने उस उम्र में वो काम शुरू किया है जिस उम्र में बच्चे खिलौनों की लड़ाई करते हैं। सब कुछ है इसे, अभी जो मैंने 7 चीजें बोली सब कुछ किया है इन्होंने। इनमें से हमने कितना मोनिका सीखा? जी, भौतिकता क्या होती है? मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, जिसमें हम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाते हैं, और जिसमें हम चाहते हैं कि सब कुछ मुझे मिले, और जिसमें हम चाहते हैं कि सामने वाले की छाती पे पैर रख के मैं तरक्की कर जाऊं, मेरा घर मतलब बसना करंट चाहिए। सिनेरियो, करंट यस, जो सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड। या जो अभी मटेरियलिस्टिक वर्ड होता है जिसमें हम ल से लालच और प से पैसा, और मतलब हर चीज में चाहते हैं कि सब मुझे ही मिल जाए, वो भौतिकता है। एक तो ये होती है, और जो विकारों से ग्रस्त होती है, और एक भौतिकता ये भी होती है कि सबके पास हो, मेरे पास भी हो, शौक होता है ऐसे ना कि मैं ब्रांड्स हों, बड़े जो भी घर है हों, बड़ी गाड़ी। मतलब द मटेरियलिस्टिक थिंग्स यू डिजायर, यस, चाहे शौक हो यस, चाहे लालच, जो भी यस। है, इट इज मटेरियलिस्टिक इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? मेटेरियलिस्टिक होना, और मेटेरियलिस्टिक वर्ड की एक मेन इसकी खासियत होती है कि इसके पास जमीन नहीं होती जहां पे आप खड़े रह सको। इधर होता है। ये आप जितना मर्जी इसमें नीचे जमीन में उतर जाओ, जितना मर्जी जितना मर्जी जितना मर्जी, आप कभी स्थल को टच नहीं कर पाओगे। इसके बाद तल नहीं होता भौतिकता के बाद, ये फर्क होता है। बस ये बहुत बड़ा डिफरेंस है भौतिक में और आध्यात्मिक में। इसकी ये बड़ी चर्चा है, इस पे हम। आध्यात्मिक इज रिलीजियस, राइट? यस, रिलीजियस नहीं, रिलीजियस धर्म होता है, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी होती है जब आप प्रभु के साथ आत्मसात होने के रास्ते पे जाते हो, जिस पे योगानंदा जी गए हुए एक इस पे भी क्लास हैं। रख लो, डिफरेंसेस इन टू एंड द बेनिफिट्स ऑफ इट, ऑफ टेकन। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ये बहुत अच्छा सारे रहेगा। अलंकार हैं भौतिकता के भी और अधिक आध्यात्मिक जगत के भी, उसके बारे में हम वी काफी शुड डिस्कस। अंडरस्टैंड क्या डिफरेंस है, हाँ, और क्या है आपने जैसे पढ़ा हुआ है, और आप हमें भी सिखा ठीक है, सकते हो। फ्राइडे को वो ठीक भी है कर हम, लेना किसी दिन जब टाइम मिले। ठीक है, हम बीच बीच में हम करते रहते हैं, कभी आपने अटेंड किया हो तो। कोई कोई दिन ऐसे अलग से तो नहीं हुआ, बट हाँ इसी क्लास के एंड में पांच फ्राइडे सात रखा है मिनट ना आपने में। डिस्कशंस के लिए, 2 दिन हाँ लगाएंगे। जी, राइट। ठीक। और थैंक्स। तुषार, हम हर फ्राइडे किसी ना किसी टॉपिक को हम 2 दिन रीडिंग करके, फ्राइडे को भी अगर रीडिंग करनी है, स्टार्टिंग के 20 मिनट्स 30 मिनट्स रीडिंग करके लास्ट के 20 मिनट्स हम डिस्कशंस के लिए रख सकते हैं। मोनिका जी, ये जो नया स्ट्रक्चर है, आई हम्म, थिंक अब बुक हम शायद अभी थोड़ा सा कोशिश करके जल्दी कंप्लीट करें मेरे ख्याल से। ठीक है, और जब ठीक है, हमने डन। दोबारा, क्योंकि सबकी ये राय है कि दोबारा वो सब यही बुक पढ़ना चाहते हैं, तो जब वंस हम नया शुरू करेंगे तो नया आई थिंक स्ट्रक्चर तभी इम्प्लीमेंट करें ठीक है, मेरे ख्याल से। ठीक है, डन, अभी डन। को कंप्लीट करने पे थोड़ा फोकस मुझे जोर दे। ज्यादा करें, ओके, ये हो जाए, और ओके। फिर नया स्ट्रक्चर जो है जिसमें कि हम 2 दिन बुक रीडिंग सेशन और एक दिन फ्राइडे जो है वो टॉपिक डिस्कशन या रिफ्लेक्शन, कुछ भी गोल टेबल चर्चा टॉपिक देके कुछ भी टॉपिक पे ले क्योंकि सकते। मतलब हम इसको आत्मसात भी करें, साथ साथ हम इसको पीते भी जाएं, खाली सिर्फ हम रीड नहीं करें। हाँ, ये मतलब जैसे अभी बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे विनी ने भी कहा ये भी टॉपिक ये भी टॉपिक, तो वो हमें ना बुक से अलग ले जाएगा। ठीक, डन, तो वो अभी हम, डन। मेरे ख्याल से, पर वी विल डिस्कस ऑन ऑन इट, या ओके, ओके, ठीक है। चलिए, जो बाद में पाठों द्वारा, पाठों की बात हो रही थी, तो पाठों को आत्मसात भी करना है, और इन पे समय भी लगाना है, इनके लिए डिस्कशंस भी करनी है, और जो इनमें सिखाया गया है वो वो सिखाया नहीं गया, वो जीवन ही है।
अब वो जीवन ही है, ऐसा करके उसके साथ एक तार हो जाना है। तो और अभ्यास भी रोज करना है इसका। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। योगदा सत्संग की शैक्षणिक, आध्यात्मिक तथा जन हितैषी गतिविधियों के लिए, जिसमें एजुकेशन भी सिखा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी भी सिखा रहे हैं और लोगों के फायदे की गतिविधियां, भारी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारी की निष्ठापूर्ण सेवाओं की आवश्यकता। निष्ठापूर्ण सेवाएं, निष्ठापूर्ण सेवा हम किसे बोलेंगे? कोई सिर पे खड़ा है तो मैं काम कर रहा हूं, कोई सिर पे नहीं खड़ा तो मैं आराम कर रहा हूं। ये निष्ठा नहीं है। निष्ठापूर्ण सेवा क्या है? कोई मेरे सिर पे खड़ा है मैं तो भी काम कर रहा हूँ, कोई मेरे सिर पे नहीं खड़ा मैं तो भी काम कर रहा हूँ, या कोई मेरे सिर पे खड़ा है, अगर मेरा आराम का मन है तो मैं उसके सामने भी आराम कर रहा हूँ, और कोई नहीं खड़ा तो भी मैं आराम कर रहा हूँ। मीन्स मैं मन से क्लियर हूं, मैं कर रहा हूं तो 100% कर रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं कर रहा हूं। हम या तो करते हैं या हम नहीं करते हैं, हम अधूरा कभी नहीं करते हैं। आधी कच्ची रोटी कोई नहीं खाता, आधी कच्ची बनी सब्जी कोई नहीं खाता, आधा बुना स्वेटर कोई नहीं पहनता। बट हमने ये सीखा नहीं कि जिसे करना है 100% करना है या नहीं करना है, या नहीं करना है। तो निष्ठापूर्ण सेवाओं की आवश्यकता होती है। यह मैं उन शिक्षकों तथा कर्मचारियों के नाम नहीं दे रहा हूं, क्योंकि उनकी सूची बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वहां तो सभी ऐसे हैं। क्योंकि जो योग पद पे है, जो धार्मिक पद पे है, जो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक पद पे है, वो तो फिर बाह्य विकारों से तो वैसे ही वो धुला हुआ है, वो छटा हुआ है। मतलब उसके ऊपर ये सब की परतें नहीं चाहिए, परतें ही हैं, ये परतें उसके ऊपर कम चढ़ी हुई है या नहीं चढ़ी हुई है। तभी उनके लिए निष्ठापूर्ण शब्द का प्रयोग किया, और उन्होंने बोला कि यह संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, यानी कि वो सारे निष्ठावान है। मतलब क्या अद्भुत उनकी एनर्जीज होती होंगी, तभी वो ये परिवर्तन, तभी इतनी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। कभी गॉड दिख रहे हैं, कभी जमीन में से निकल रहे हैं, कभी 10-10 जगह एक साथ पहुंच रहे हैं, कभी मतलब ये अद्भुत अनुभव तो वही कर पाएगा ना जो बिल्कुल छिला होगा ऊपर से, जिसके ऊपर कोई रजाई, कोई कवर, कोई चद्दर मैल की नहीं चढ़ी हुई। वही ये काम आसानी से कर पाएगा। परंतु उनमें से प्रत्येक व्यक्ति का मेरे हृदय में एक निश्चित एवं उज्जवल स्थान है। गुरु के हृदय में आपका उज्जवल स्थान हो, और गुरु का ये मेरा श्रेष्ठ शिष्य है, इससे बड़ी लॉटरी कोई नहीं है, और इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं है, और इससे बड़ा आनंद कोई नहीं। श्री राइट ने रांची, शिष्य तो गुरुओं की तारीफ करते ही हैं क्योंकि गुरु इस लायक होते हैं, तो इसलिए उनकी तारीफ तो सारा जग करता है। बट जब गुरु शिष्य की तारीफ करते हैं कि ये मेरा बेस्ट चाइल्ड है, स्कूल में जब टीचर बोलती थी मेरा रजिस्टर तुम रख के आओगी स्टाफ रूम में, तो हमें लगता था हम बेस्ट हैं। हमें मैम ने कहा है कि मेरा रजिस्टर, हम छाती से लगा के ले जाते थे मैम की डायरी को, मैम के रजिस्टर को, या मैम कोई बैग भी बोलती थी ना ये मेरा लंच बॉक्स स्टाफ रूम में रखा हो। मतलब वो पूरी क्लास से चुन के किसी बच्चे को चुनती थी और उसे ही देती थी, जो उन्हें पता है कि ये डब्बा रास्ते में नहीं फेंक देगा और भोजन रास्ते में कॉरिडोर में नहीं, उसे पकड़ाती थी वो। तो बच्चे को लगता था आई एम द बेस्ट। तो इतने में ही इतना आनंद आ जाता था कि मेरी डायरी स्टाफ रूम में रख दो, तो यहाँ तो फिर कमाल ही हुआ पड़ा। यहाँ तो जीवन और आत्मा और आध्यात्मिकता, पता नहीं किस किस लेवल की बातें हो रही हैं। हम एक छोटा सा काम करके अपने आप को श्रेष्ठ समझा करते थे। श्री राइट ने रांची के अनेक बालकों के साथ मित्रता स्थापित कर ली थी। सादी धोती पहनकर काफी समय तक वे, मुझे एक छोटा सा वो याद आ रहा है, मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ध्यान आ रहा है। एक बार टीचर ने बच्चे सिलेक्ट करने थे, जिसमें उन्होंने बच्चों को बोला कि आप थोड़ा थोड़ा एक्ट करके बताएंगे कि आप में से मतलब आप क्या कर सकते हैं। ऐसी बात हुई। तो जब मेरी बारी आई, मैं खड़ी हुई, तो मैम ने बोला तुम तो इधर बैठ जाओ आके, मतलब उन्होंने अपनी साइड मुझे बिठा लिया। जो चौड़ाई आई थी उस दिन, और जो हौसला आया था उस दिन, कि बाकी बच्चे तो कर करके दिखा रहे हैं कि हाँ उन्हें करना आता भी है कि नहीं, पर जब हम खड़े हुए तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम बैठ जाओ, तुम्हें तो आता ही है। तो वो चौड़ाई कई, मुझे लगता है कई सालों तक खत्म नहीं हुई थी। वो आनंद, वो मतलब वो मजा जो था और वो जो स्वाभिमान था, वो कई सालों तक खत्म नहीं हुआ था। वो आज तक याद है वो घटना। तो ऐसे ही ये गुरु अपने शिष्यों की बात कर रहे हैं कि उनके दिलों में निश्चित उनका उज्जवल स्थान है, जो बहुत बड़ी बात है।
श्री राइट ने रांची के अनेक बालकों के साथ मित्रता स्थापित, दोस्त बन गए। वो थे तो अंग्रेज, आ गए इंडिया, सब कुछ देखा, अपनी खुली आंखों से सब देख रहे हैं, ये प्रेम देख रहे हैं, ये निस्वार्थ भाव देख रहे हैं, ये निष्ठा देख रहे हैं। तो वो भी आनंद विभोर, अरे आनंद में तो वहीं डूब गए थे, तभी तो आए थे साथ, अपना देश छोड़ के इनके साथ यात्रा पे निकले हैं। कोई जाने किस परिवेश में थे, किस परिवार में थे, किस तरह की परिस्थिति में थे, ये भी, और इनके साथ एक और जन भी थे जिनका नाम लिया गया था। तो ये दोनों ही उनके साथ चले आए थे। तो इतनी दीवानगी अगर किसी के भीतर है तो कुछ आनंद तो वहां प्राप्त कर ही चुके थे, बाकी रेस्ट ऑफ द आनंद लेने वो उनके साथ इंडिया आए। उनकी मित्रता सबके साथ हो जाती है। जो व्यक्ति बहुत पाक पाकीज़ा होता है, उसको किसी से भी मित्रता करने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि उसके ऊपर कोई आवरण नहीं चढ़े होते जिन्हें उतार के उसे मित्रता करनी होती है। उसके आवरण पहले से ही उतरे होते हैं और वो बिल्कुल निश्चल होता है, इसीलिए वो तुरंत सामने वाले की एनर्जी से मैच कर जाता है और कोई रुकावट नहीं आती। तो इनकी भी ऐसी ही एनर्जीज थी। सादी धोती पहनकर काफी समय तक, जब हम ये वस्त्र पहन लेते हैं, धोती, गेरुआ रंग, व्हाइट कलर, ये कलर्स, फिर रंगों की लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं। रंग, रंगों के, रंगों से जो हमारी बॉडी में एनर्जीज में परिवर्तन आता है। हम सुंदर लग रहे हैं, हम श्रेष्ठ लग रहे हैं, हम बढ़िया लग रहे हैं, क्या हम अच्छे लग रहे हैं, क्या मेरे से सुंदर है कोई यहाँ पे, भैया ऐसा सूट बनाना कि पूरी पार्टी मुझे ही देखे सब। ये सारी घटनाओं से आदमी ऐसे दूध की मक्खी की तरह बाहर आ जाता है, उठा के पटक देते ना, वो भी ऐसी पटक लेता है अपने आप को कि भैया मुझे नहीं घूमना दूध के अंदर, मैं बाहर ही बेहतर हूँ और अलग से ही बेहतर हूँ। एक संत थे, उनका नाम मैं अगली क्लास में जरूर बताऊंगी आपको, क्योंकि उनका नाम बहुत बार लिया जाता है बट मुझे याद नहीं है इस टाइम। वो क्या करते थे, उनको जब माला जप करने के लिए दिया जाता था ना, तो उन्हें बड़ा डिस्टर्ब करते थे घर के लोग, आसपास के लोग, या परिस्थिति से वो बड़े डिस्टर्ब रहते थे। वो क्या करते थे, माला लेते थे और वॉशरूम के बाहर बैठ जाते थे और वहां बैठ के माला करते थे। जब वो वॉशरूम के बाहर बैठ के माला करते थे ना, तो कोई उन्हें परेशान नहीं करता था। वो कहते थे कैसा आदमी है, वॉशरूम के बाहर बैठ के माला कर रहा है, अरे दूर रहो इससे, दूर रहो इससे। तो लोग उसे फासला बना के रखते थे कि निकृष्ट आदमी है, बाथरूम के बाहर बैठ के मल त्यागते हैं, वहां बैठ के, बाहर बैठ के माला कर रहा है। तो ऐसे करके लोग उसे दूरी बनाते थे कि घटिया आदमी है, इसे दूर रहो। और वो कहते थे कि लोग मुझसे दूर हो जाते हैं तो मैं प्रभु आनंद में बेहतर डूब सकता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे ईश्वर को सिर्फ भाव चाहिए, सिर्फ भाव और भाव। वो भावों से ही करीब आ जाते हैं, बाकी सब हमारे आडंबर होते हैं। एक समय पे, एक परिस्थिति पे चीजों की जरूरत होती है, बट अन्यथा हम ईश्वर के साथ भाव से जुड़ सकते हैं। धोती पहनकर साधारण परिवेश हो गया तो शीशा भी देखने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। काफी समय तक वे उन सबके साथ रहे। एक अंग्रेज धोती पहना, तो हम बहुत अंग्रेज देख लिए जो धोती कुर्ते पहन रहे हैं, जो इस प्रभु के नाम में अपने आप को डुबो रहे हैं। हमें संकोच हो रहा है बीइंग अ भारतीय, बट बाहर बहुत सारी दुनिया है जो इस आध्यात्मिकता में डूबने के लिए, मतलब गोते खाने के लिए अपने देश छोड़ छोड़ कर। मैंने पहले भी एक बार बताया था, हम साईं धाम गए थे महाराष्ट्र। तो एक लेडी जो स्विट्जरलैंड से 4 साल से साईं आश्रम में रह रही हैं, और उनकी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं। बट उन्होंने बोला कि मुझे स्वप्न आया था और मुझे स्वप्न में साईं राम ने दर्शन दिए थे, और उन्होंने मुझे बोला था कि तुम इंडिया आओ और मुझसे मिलो आके। तो वो आश्रम आई थी, और वो साल में एक बार अपनी फैमिली से मिलने जाती है, और वो चौथा साल था उनका यहाँ पे। वो एक रूम में लेके वहां पे रहती थी। तो लोगों को अलग अलग तरह से दर्शन होते हैं, अलग अलग तरह से प्रभु प्रकट होते हैं उनके जीवन में। किसी को कोई, किसी को कोई, छोटा बड़ा कोई ईश्वर ऐसा कुछ नहीं होता। मुंबई, रांची, कोलकाता, श्री रामपुर, जहां जहां भी वे मेरे साथ गए, सब विस्तार, सुंदर वर्णन, लिखने की नैसर्गिक योग्यता से युक्त मेरे इस सचिव ने अपनी यात्रा दैन दैनंदिनी में उन सब स्थानों का सर्वांग सुंदर वर्णन लिखा। एक दिन शाम को मैंने उनसे पूछा, डिक, भारत के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? विचार मग्न होते हुए उन्होंने कहा, शांति। यहाँ के लोगों के स्वभाव में ही शांति है। क्या बात है, बहुत सुंदर चित्र दिखाया है यहाँ पर। इसमें शायद कोई डिक भी हो, देखते हैं। श्री योगानंद जी यमुना नदी में नौका विहार करते हुए 1935, मथुरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म एवं बाल्यकाल से जुड़ा एक पवित्र शहर। वो बचपन में भी गए थे वृंदावन, और
अब बड़े होकर भी उनका तस्वीर दिखाया। बैठे हुए बाएं से दूसरी, अनंत लाल घोष योगानंद जी के बड़े भाई। बाएं से दूसरी, ओके। अनंत लाल घोष योगानंद जी के बड़े भाई की पुत्री, बाएं से दूसरी योगानंद जी के बड़े भाई की पुत्री। सनंद लाल घोष योगानंदा जी के छोटे भाई, ओके। छोटे भाई, बड़े भाई की पुत्री और रिचर्ड राइट। अब रिचर्ड राइट को हम देखते हैं, सब देख रहे हैं रिचर्ड राइट को इस टाइम, एवरीबडी कैन सी। कितने हैंडसम, कितने यंग, कितने छोटे उम्र में, और किस यात्रा पे निकले हुए। आपको मजे की बात बताऊं, हमारे शास्त्रों के अंदर ना ये लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है कि अगर हम अपने जीवन की यात्रा को अकेले आगे बढ़ाते हैं, बट फिर शास्त्र भी कहीं घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, परिवार भी रखो, बट परिवार रख के, संयमित रह के, और परिवार को भी इस रास्ते पर लगाओ। बट जो मूल है वो अकेली स्वयं की यात्रा का ही है, ब्रह्मचर्य का ही है, मूल वही है। बट बदलते परिवेश के हिसाब से कथन थोड़े से मतलब इलास्टिक हो गए हैं, थोड़ी सी कहते हैं ना लिबरेशन मिल गई है उसको कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो हो गया है, बट मूल यही है। श्री श्री परमहंस योगानंद जी, 18 दिसंबर 1935 दामोदर, भारत में लिया गया चित्र, जब परमहंस जी उनके द्वारा 1917 में दीहिका में स्थापित अपने प्रथम बाल विद्यालय के स्थल को देखने आए। बाल विद्यालय के स्थल को, दीहिका में भी एक उनका स्कूल है। यहाँ वे एक जर्जर स्तंभ के प्रवेश द्वार में ध्यान कर रहे हैं, जो कभी एकांत में आकर बैठने के लिए उनका प्रिय स्थान हुआ करता था, ओके। श्री योगानंद जी एवं उनके सचिव श्री सी रिचर्ड राइट दाएं बैठे, रांची 17 जुलाई 1936 अपने आदिवासी बालिका विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्राओं के साथ। तो बहुत पुराने दो चित्र इसमें दिखाए गए हैं, ये धरोहर ही है ये चित्र। श्री योगानंदा जी योगदास सत्संग बाल विद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ रांची 1936 परमहंस जी द्वारा दीका में स्थापित विद्यालय कासिम बाजार के महाराज के संरक्षण में 1918 में यहाँ स्थानांतरित किया गया। अच्छा, जब वहां के राजा जिंदा थे ना, तब उनके संरक्षण में यहाँ पे बनाया, यहाँ पे भेजा गया था इस स्कूल को। योगदास सत्संग मठ दक्षिणेश्वर में गंगा किनारे स्थित मठ 1939 में श्री श्री परमहंस योगानंद जी द्वारा स्थापित योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रमुख कार्यालय। बहुत सुंदर बिल्डिंग, गंगा किनारे स्थित। कभी इस जन्म में मौका मिला तो दर्शन जरूर करेंगे दक्षिणेश्वर में। चलिए ये पॉइंट्स पढ़ लें। हम लोगों ने वर्धा में महात्मा गांधी से मिलने के लिए बीच में सेंट्रल प्रोविंसेंस में यात्रा भंग की थी। उस समय वर्षा सेंट्रल प्रोविंसेंस में था, वर्धा अब महाराष्ट्र में है। उस भेंट का वर्णन प्रकरण 44 में दिया गया है। नंबर 2, प्रफुल्ल वही लड़का है जो गुरुदेव के पास उस समय उपस्थित था जब एक नाग उनकी ओर आया था। परमहंस योगानंद द्वारा एकत्रित की गई इसी प्रकार की वस्तुओं का एक संग्रह कैलिफोर्निया के पैसिफिक पैलिसेड्स में स्थित सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप लेक श्राइन में भी है। ये कुछ उन चीजों के बारे में बताया गया है जो उनके आश्रम में है, या कुछ ऐसे स्मृतियां, कुछ ऐसे बातें जो ध्यान करने योग्य हैं, उनको यहाँ पे इन्होंने अंकित किया हुआ है। बाद में लड़कों और लड़कियों के लिए योगदा की अनेक शिक्षण संस्थाएं विभिन्न स्थानों पर खोली गई, सब अच्छी तरह से चल रही है। इन संस्थाओं में शिशु विद्यालय से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा दी जाती है। योगदा, योग का अर्थ है मिलन, सामंजस्य, समत्व, और दा का अर्थ है वह जो देता है, मिलन जो देता है, अर्थात
जो योग देता है। सत्संग, संग, सत्य के साथ, सत्य के साथ संग, सत्य के साथ संग, अच्छे के साथ संग, बढ़िया के साथ संग, सत्संग। 1916 में जब परमानंद योगानंदा जी ने ब्रह्मांड में व्याप्त महाप्राण की शक्ति से शरीर में शक्ति संचार करने के नियमों का आविष्कार किया, तब उन्होंने योगदा शब्द को गढ़ा। 1916 में जब परमहंस योगानंद जी ने ब्रह्मांड में व्याप्त महाप्राण की शक्ति से शरीर में शक्ति, क्रिया योग की बात हो रही है यहाँ पे, नियमों का आविष्कार किया, तब योगदा शब्द को गढ़ा। श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी आश्रम संस्था को सत्संग नाम दिया था। अब उन्हें शिष्य परमहंस योगानंद के लिए उस नाम को भी अपनाना स्वाभाविक ही था। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया एक अलाभार्जक संस्था है, जिसका गठन करने में उसके चिरस्थायी रूप से चलते रहने की व्यवस्था की गई है। योगानंदा जी ने इस नाम के अंतर्गत भारतवर्ष में अपने एक आईफोन 21 का माइक ऑन है, क्लोज कर लीजिए प्लीज। सारे कार्यों और प्रतिष्ठानों को सीमितबद्ध किया गया है। इन सब की देखभाल अब दक्षिणेश्वर स्थित योगदा मठ के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है। भारत के विभिन्न भागों में अब अनेकानेक ध्यान केंद्र चल रहे हैं। पश्चिम के लिए परमहंस जी ने अपनी संस्था के नाम को अंग्रेजी रूप दे दिया और सेल्फ रियलाइजेशन, वहां जाकर उन्होंने उसको इंग्लिश नाम दिया, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप। अपनी संस्था को पंजीकृत भी कराया। श्री श्री मृणालिनी माता योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की वर्तमान अध्यक्षा हैं। प्रकाशक की टिप्पणी जी। अभी आगे पढ़ना है तुषार मैम, क्या इतना ही पढ़ना है, कुछ डिस्कस करना? इसको इतना ही टेकअप करते हैं, इसको हम ठीक है, डिस्कशन ले सकते हैं अभी। ओवर टू यू सुनैना, एंड थैंक यू मोनिका जी। ओके जी, थैंक यू सो मच। Tushar is leaving for somewhere. So Monica ji, you and me can leave it. Yeah. So और कोई कुछ बोलना चाहता है? एनीवन एल्स? देखो, चलिए इन हमारे चीजों से पास अपने जीवन में हम लोगों को बहुत कुछ करने की शिक्षा मिलती है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे सामाजिक हो। तो इन चीजों से हमें भी शिक्षा मिलती है किस प्रकार अपने जीवन में हम जो है धार्मिक, सामाजिक, नैतिक सब प्रकार के जो कार्य हैं वो कैसे कर सकते हैं। कठिनाइयां आती हैं, परिस्थितियां होती हैं ऐसी, लेकिन अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हर कार्य को किया जा सकता है। और फिर उसके बाद ये इनका आनंद आता है, जिनको कि हम हमारी स्मृति में ये चीजें सदा बनी जाती हैं। और कभी कभी जैसे योगानंद जी ने इनको अपने कलमबद्ध किया है, ऐसे उनको कलमबद्ध भी कर लिया जाता है। तो मुझे ये देख करके मुझे अपने दक्षिणेश्वर की यात्रा याद आ गई आज। अच्छा, आपने करी हुई है यात्रा? हाँ, 64 में मैं गई थी। मेरा यूपी को रिप्रेजेंट मैंने किया था ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस से, स्वामी विवेकानंद जी के 100 सेलिब्रेशन की। तो उसमें मेरा था स्पीच थी। तो अरे उस समय हमें सारा घुमाया गया था फिर वहां पर। तो वो मुझे अब इसके संस्मरण मुझे याद हो रहा कि मुझे भी लिखना चाहिए था। मैंने लिखा नहीं, लेकिन मुझे लिखना चाहिए था वो। आज तक मैं जब किसी को सुनाती हूँ तो मेरा मतलब गर्व से मेरा मन भर आता है और मुझे फील होता है कि मैं जीवन में मैंने ऐसे काम किए हैं। बहुत बढ़िया बुआ जी, बुआ जी बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत And बढ़िया। my topic was the ideal of Indian womanhood. My Okay. topic was the ideal of Indian womanhood. And चलिए, only I was the girl who spoke without seeing any paper. अरे वाह, क्या Some बात। was forgetting, some was having papers, and some matter was not good. But I was only the whole pandal was full of clapping, wonderful. And when I got down from the stage, a professor from Shillong, he commented, really I wonderstruck when I saw an Indian girl wearing an Indian dress, because I was wearing kameez salwar. Okay. Wearing an Indian dress and conveying the message of the ideal of Indian womanhood. Still, I have in my mind those moments. I'm talking to you now, but my body is shivering. उस पल सजीव हैं आपके मन में। हाँ, या। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत देखो सब बधाइयां दे रहे हैं आपको आज भी
तब आपको थैंक बधाइयां यू, मिली थी, आपको आज भी बधाइयां मिल रही हैं थैंक उसके यू, लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत इसके बढ़िया, पापा बहुत थे, बढ़िया। चार के पापा मेरे साथ थे, गए मुझे लेके गए थे। तो अरे ही वाह, वाज क्या बात, ही वाज क्या, वीपिंग बिकॉज सम वाह, और बधाइयाँ, फिर तो और अरे बधाइयाँ। वाह, अरे वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत and अच्छा अनुभव। some students and some person came for me to take my autograph. हाँ And हाँ I didn't know how to give autograph. Then I हाँ, recollected my mind. There was my friend. When we have met to Nehru ji also. So when he or Indira Gandhi come there in Haridwar, so she used to take autograph. So once I ओके, asked Popat, let me know ki what they are writing in your notebook. So Kati, they write nothing, only say wishing you all the best, and they do their sign. ओके, That that came in my mind. I also started giving him writing my name and wishing all the best. वाह। चलो आज बुआ जी कितनी सजीव हो गई, अपना कितना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर 64, करके। 1964, 64, चलिए month बहुत of पुरानी January, बात। ओके, Vivekanand birth चलिए, celebration, All India Student Conference. ओके, चलो बहुत बढ़िया। Wonderful. तो अच्छा लग रहा है मेरे को। आई एम एंजॉइंग। I think कोई भी happy और सुन moment के याद हमें भी करके अच्छा इंसान लग को रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, हमारी बिल्कुल कोई दीज आर है माय ऐसा। स्वीट मेमोरीज। यस यस यस। हाँ, और आप उस हमारे समय साथ साझा किए, हमें भी अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। आप उस समय कितने साल के थे? मैं आई वाज इन बीए फाइनल। अच्छा, तो आप बता लो कि कितने की हुई होंगी? 14 21, साल वो 22। 20-21। 20 years, 18 हाँ जी, 18 years old, हम्म 16 or 18। वाह, तो आज आप अपने उसी यंग एज में पहुंच गए, 18 साल में। हाँ। क्या बात, बहुत बढ़िया। Really, my body is shivering, and I'm हाँ, enjoying those moments. Just that picture is just before my eyes and my mind. आप बहुत हमें और मोनिका जी बताइए। देखिए, दो बातें एक साथ हो गई मीटिंग में, आश्चर्यजनक नहीं लगा आपको? एक इन्होंने अपनी यंगस्टर की सुनाई, और एक आपने बताया था कि यंगस्टर थे वो बहुत। क्या हाँ। किसका नाम लिया था? हाँ, आपने अभी देखा नहीं, मैं एकदम से नोट किया, अरे ये क्या है, ये तो बड़ा बढ़िया वाली मेमोरी आ गई। हम्म, जो आपने चल शेयर किया था ना कि वो यंगस्टर थे, वो बहुत छोटे थे, बिल्कुल वही हिसाब था। वो मैच कर गया ना। चलिए, बहुत अच्छा अनुभव। कोई और कुछ बोलना चाहता है? आज की हम उसको समअप करते हैं फिर, जो हमने आज सीखा, जो भी आज हमने सुना। क्या क्या की मोनिका जी, मैं पॉइंट्स? बस छोटा सा बोलना चाहूंगी इसमें कि हमारे भारत में आध्यात्मिकता को बहुत पहले से बहुत ज्यादा माना जा रहा है, और इसका उदाहरण हमारे कहानी ध्रुव के रूप में ही है। इससे छोटा इंसान शायद हमारे उस कहानी में नहीं आया होगा। ध्रुव और प्रहलाद, ये ध्रुव ही जी शायद जी, प्रहलाद बने, प्रहलाद अलग है, तो यहाँ वही पिला दे लगे। हाँ। तो यही हमारी कहानी का सार यही है कि उम्र कुछ भी नहीं है, उम्र एक गिनती है। ये हमारे यहाँ शुरू से समझाया गया है। और हमारे यहाँ जबकि गुरु गोविंद में भी 5 साल के और 8 साल के उन्होंने अपनी बलि दी थी। हमारे यहाँ बहुत सब ग्रंथों में छोटी उम्र में ही समझाया गया है, तो ध्रुव का हम लोग देख लो आप, ध्रुव 5 साल की उम्र में गए। हम्म ध्रुव 5 साल के थे, और हाँ, उनकी जो मदर थी, दूसरी माँ भी थी उनके घर में। तो वो सुनीति। उनको, हाँ वो उनको एक दिन अपने पिता की गोद में, अपने हस्बैंड की गोद में बैठने नहीं दे रही थी, क्योंकि दूसरा बच्चा बैठा था, तो ये भी जिद कर रहे थे। तो ये भी बैठना चाह रहे थे, तो उन्होंने उनको बैठने नहीं दिया। उसकी मदर ने पीछे खींच लिया कि अपने पिता की गोद में बैठने के लिए तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। ध्रुव छोटे थे, 4-5 साल के थे। दुखी हो गए, रोते रोते माँ के पास गए। यहाँ सारा गेम माँ ने पलटा। माँ के हाथ में बहुत कुछ होता है, सारा गेम माँ ने पलटा। माँ को जब उसने शिकायत की, तो माँ ने बोला कोई बात नहीं, आप प्रभु के प्रिय हो,
ईश्वर आपको अपने बच्चों से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो आप अपने वो वाले ईश्वर को जाके बोलो ना, आप उनको अपने मन की बात रखो, आप उनको प्रसन्न करो, और वो बच्चा प्रभु को प्रसन्न करने में लग गया। बस इतनी सी कहानी थी। यहाँ पर माँ ने अगर कहा होता कि तेरे पिता हैं ही ऐसे, उन्होंने मुझे भी परेशान किया हुआ, ये तो जन्म ही इसलिए मिला, ये तो ऐसे, ये तो वैसे, जैसे कि एक आम औरत करती है, तो कहानी कुछ और होती, तब वो ध्रुव ध्रुव ना होते, वो कोई और होते। तो बहुत बड़ा रोल रहता है कि जीवन में जो भी वो कार्मिक थी चीजें, जो भी उनके जीवन में आई थी वो कार्मिक थी। अब कार्मिक चीजों को आप हैंडल कैसे करते हो? उपेक्षा करते हो उसकी, रोते हो, परेशान होते हो, क्रिब करते हो, दुखी होते हो, हर्ट होते हो, और आसपास के माहौल को भी हर्ट कर देते हो, या उसमें से सजीव होकर निकलते हो, ये अंडरस्टैंड करते हुए कि ये तो कार्मिक है, अब हमें अपने आप को कैसे संभालना है। दैट इज द परिस्थिति। आपने ध्रुव का नाम लिया तो फिर ईश्वर मिल गए थे उनको। 5 साल की उम्र में उनको ईश्वर ने दर्शन दिए थे, जो बहुत बड़ी बात थी। और नारद ये जी ने हमारे, मार्ग दिखा दिया कि नारायण का नाम जपो, तो जाके यस जंगलों में जपने लगे वो। यस यस यस, तो उनको ईश्वर मिल गए थे। तो यही यही सच्ची साधना है। हम सबके लिए भी ये मैसेज है कि घरों में कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके मन के अनुसार नहीं होते, मनमना नहीं होते, आपके मन से उलट होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में रोना, घबराना, टूटना नहीं होता, बिखरना नहीं होता। अपने आप को संयमित रखो, शांत रखो, ये समझो कि ये मेरा ही कर्म था जो मेरे जीवन में इतने करीब रूप से मेरे पास आया है। मैं संभालूंगा खुद को, और इसके हिसाब से अपने आप को और ग्रो, शायद मुझे ग्रो कराने के लिए आया है, मुझे अंदर से बड़ा करने के लिए आया है, शायद मेरे संयम को बढ़ाने के लिए आया है, शायद मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। मैं इसमें से मेरे सीखने के लिए क्या है? अगर ये ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में है जो मुझे कटु शब्द बोलता है या पीड़ा देता है, तो इसमें मेरे मेरे लिए लेसन क्या है? ये सब सुनैना मैम ने सिखाया है मुझे। सब कुछ जो मैं बोल रही हूँ, सब कुछ सुनैना मैम ने सिखाया। बिल्कुल सही बात है। और रामायण में एक चौपाई है, देखो आती है, जब भी हम ये इसको अपना लेना जीवन में, तो हम फिर थोड़ी देर के लिए क्षणिक तो दुख हम फील करेंगे क्योंकि हम मानव हैं, है ना, लेकिन हम परमानेंटली थोड़ी देर बाद उसको हम समझ जाएंगे। कोई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। जो वो ईश्वर चाहता है वही होके रहता है, वही उसका होकर आप में कुछ नहीं कर सकते, कोई तर्क नहीं। तो जब पर ऐसी करना ही ईश्वर परिस्थिति ने में, है, होना हाँ, है, कोई ना कोई वो कारण बन जाएगा, आपके द्वारा वो होगा कार्य। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल, वहां बस पर उसके फिर परेशान तो है, हम मानव हैं, है ना, हम्म, दिल दिमाग परिस्थितियां हर एक में उसमें। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि ईश्वर के द्वारा बाद में थोड़ी देर बाद थोड़ा सा शांति आती है, तो फिर हो जाता है कि ओहो ये तो ऐसे ही होना ही था, चलो काय, ये नहीं कि हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं परिस्थिति हमारी या दिल दिमाग, नहीं, लेकिन थोड़ी इतना हो जाता है कि इसमें हमारा इतना दोष नहीं है जितना कि ये कर्म गति है, क्योंकि कर्म भूमि है हमारी। पर बुआ जी यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ये करना होता है ऐसी परिस्थिति में, मतलब सभी करते हैं जो नॉलेज में है, कि परिस्थिति तोड़ती है, परेशान करती है, बिल्कुल कि जब ईश्वर को एक्सेप्ट करते हैं ना, कबूल करते हैं कि हाँ ये कर्म ऐसे हुआ है, जरूर हमसे ही हुआ है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, और अब आप रास्ता दिखाओ, आपके आगे सरेंडर करते हैं, आप रास्ता भी दिखाओ, माफ भी करो, हम आपसे माफी मांगते हैं। तब ईश्वर कहते हैं कि अब मैं आऊंगा। जब तक व्यक्ति कबूल नहीं करता और वो रोता है, दुखी होता है, परेशान होता है, शिकायतें करता है, इधर उधर बात को फैलाता है, और जो व्यक्ति उसको परेशान कर रहा है उसके बारे में बुरा बुरा बोलता है और उसकी बदनामी करने की कोशिश करता है, तो क्योंकि तो सब कार्मिक रहा था, तो सब कार्मिक रहा था, बिल्कुल और ये सब करता है तो बात और बढ़ जाती है, बात हाँ और बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल में व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, संयमित रहना चाहिए, और सिर्फ प्रभु से कनेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल और बिल्कुल उनके आगे अपने कर्मों की माफी मांगनी चाहिए, कबूल करना चाहिए गलती जरूर मेरे से हुई है, मैंने ही उस व्यक्ति को इतना दुखी किया था, बिल्कुल मैं आपके आगे सरेंडर करता हूँ। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल जब द्रौपदी ने साड़ी को पकड़ा हुआ था और वो चिल्ला रही थी, सबको बुला रही थी, तो कोई नहीं आया, जब तक उन्होंने साड़ी पकड़ी हुई थी कोई नहीं आया, फिर उन्हें जब कृष्णा बुलाया तो उन्होंने साड़ी को छोड़ दिया।
उन्होंने छोड़ दिया, वो कंप्लीट सरेंडर में आ गई। तो जब हाँ कृष्ण से पूछा गया कि जब आप द्वार पर ही खड़े थे तो आप गए क्यों नहीं, कहते उसने मुझे पुकारा ही नहीं। हाँ, और जैसे तूने ही उन्होंने पुकारा मुझे ही नहीं। पुकारा, हाँ, उन्होंने जैसे ही मुझे पुकारा, आ मैं गया। चीर बनकर, चीर कृष्ण बनकर आए ना, नहीं थे, चीर बनकर, चीर चीर बढ़ाया बनकर। ना। हाँ, चीर यस, बढ़ाया। तो लाज दैट इज रखी। द ब्यूटी। यस हाँ, यस यस। व्हाट डू यू मीन बाय चीर, क्या मतलब हुआ? चीर मतलब वस्त्र उनकी साड़ी, वस्त्र, वस्त्र वस्त्र नहीं बनकर, नहीं, साड़ी वो जो चीर बन कर के आए, मतलब उसका जोरी। क्या हाँ, मतलब हुआ? वो वस्त्र बनकर आ गए थे श्री कृष्ण। साड़ी लपेटते गए, लपेटते गए। That is the beauty, that is the beauty of our हाँ, ग्रंथ एंड शास्त्र। चलिए, और कोई कुछ बात करना चाहता है? नहीं तो फिर 8 बजने वाले हैं, हम क्लोज करेंगे। तुषार मैम जी। अच्छा, आई वुड लाइक टू शेयर लिटिल बिट जो मैं सीख रही हूँ आजकल अपने कोर्सेज में। जी तो कल परसों मेरी कॉल थी शाम को, जो मैंने आपको भी बताया, और आई वुड लाइक कि आप लोग भी कुछ उससे सीखें। तो परसों मेरी कॉल थी, तो उसमें क्या हुआ कि मतलब हमें यहाँ रैंडम कोचेज आ जाते हैं, जब तो कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता होता कौन हमें आज कराएगा या क्या सिखाएगा। तो हर एक की अपनी अलग पर्सनैलिटी, अपनी अलग लर्निंग्स, अपनी अलग थॉट प्रोसेस आ जाता है, क्योंकि हर एक इंसान डिफरेंट होता है। तो हाँ, मुझे 2 बड़े दिलचस्प वाक्य देखने को मिले। एक तो मैंने शायद आपसे मोनिका जी शेयर भी किया था, एक 88 ईयर होंगे, 87 ईयर ओल्ड, वो आए थे क्लास में। ही इज एन एडवोकेट इन चंडीगढ़। तो मैंने उन्हें सुनैना के बारे में बताया, जीत के बारे में बताया, तो हम बात कर रहे थे। मतलब मैं उनका धैर्य और लर्निंग कैपेसिटी, मतलब मोस्टली लोगों को अगर आप 60 65 में भी बोलो ना कि ये ज्वाइन करो देखो, तो एक ही जवाब आता है, अरे उम्र चली गई, अब क्या करना है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे नेगेटिव सी आती है। वो इतने एक्टिव थे क्लास में, मतलब जितना हम नहीं बोल रहे थे, जैसे ये क्लास है, वो 3.5 4 घंटे नॉन स्टॉप उस पे थे। मतलब मेरे ख्याल से तो उनको बैठना भी मुश्किल हो रहा था कुर्सी पे, क्योंकि चंडीगढ़ आजकल थोड़ी ज्यादा ठंड हो गई है कंपेयर टू दिल्ली। वो हिले नहीं। और मैंने ये भी देखा कि मतलब उनके पीछे फिर उनको एक तकिया वगैरह जो भी दिया होगा घर में उनके होगा, उनको दिया। तो उनकी लर्निंग की इतनी वो थी, एस्पिरेशन कि मैं सीखूं क्या मैं अपनी लाइफ में और बेहतर कर सकता हूँ। उन्होंने फिर अपनी लाइफ के बारे में भी हमारे साथ शेयर किया। तो एक तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो अभी भी वो कहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं हम लर्निंग छोड़नी ही नहीं चाहिए। तो वही बात आप भी कर रहे हैं क्लास में, हमें सिखा रहे हैं और हम सीख रहे हैं सारे, चाहे जितने लेवल पे हैं जहां भी हैं। दूसरा एक आए जो बहुत ही शांत यंग लड़का था, वो उसने मेरे से बात की, तो मैंने कुछ पूछा उनसे। तो वो मुझे बताता है कि देखो, मैंने कहा तुम डिस्टर्ब कैसे नहीं होते क्लास में, तुम इतने शांत, और मतलब हम कितने सवाल पूछते हैं, कितनी तरह की बातें होती हैं, कोई कुछ बोलता है, जैसे आज आपकी और मेरी दिन में डिस्कशन हो रही थी मोनिका जी उस बारे में। तो वो कहता देखो मेरा मतलब मैं ऐसा था कि मुझे अगर कोई कुछ तुनक के भी बोल देता था ना, मतलब कहीं भी, तो मैं उसको खून करने को सिर्फ कॉलर पकड़ के ही बात करता था, तेरे से साले जो तय कर ले मैं देख लूंगा। तो कहता मैं ये था, और वो देख के मैं हैरान हो गई, मतलब इतना शांत। मैं कि आप में चेंज कैसे आया? फिर उसने मुझे अपनी भी स्टोरी बताई। तो मैंने कहा आपको ऐसा क्या जादू मिल जाता है लैंडमार्क में कि आप लोग सब बिल्कुल शांत हो जाते हो, खुश हो जाते हो? कहते देखो 2 तरीके होते हैं, या तो आप रिएक्ट करके परेशान होते रहो, उसको भी तंग करो, खुद भी तंग करो। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर आप गुस्सा करते हो तो वो कोयला आपके हाथ में ही जलाता है आपको, उसी तरह। तो कहते हैं या मैं अपने माइंड को समझा लूं कि मेरे को ये करना है और इससे ये फायदा है, इससे घर में भी पीस बना रहेगा, चाहे वो मेरी वाइफ हो। उसने मुझे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, 2 मिनट लूंगी। तो कहता है मैं सुबह उठता हूँ, मेरे को 7 बजे उठना है, क्योंकि मेरी आपके साथ क्लास थी 8 बजे। तो मैं 6 उठता हूँ। उसके बाद मेरे माँ बाप हैं, वो कहते हैं कि जब देखो तू अपनी क्लासों में ही उलझा रहता है, जो कि हम सबको भी सुनने को मिलता है कई बार। तो कहता है मैंने अपने आप को रीलाइन किया, मेरी बीवी उठती है 9 बजे, तो वो नहीं चाय बनाएगी ना नाश्ता देगी, ठीक है, तो या तो मैं उससे रोज सुबह उठ के लड़ूं, घर में बड़ा कलेश कला है, इतना होता था कहता कि मैं दीवार में सिर मार लेता था कई बार तो। और वो लड़का इतना 180 या 360 डिग्री टर्न दिखा मुझे। तो कहता मैं अपने आप उठ जाता हूँ, अपनी चाय बना लेता हूँ। उसके बाद मैं 1 घंटा पहले उठता हूँ, अपना नाश्ता चाहे तो करता हूँ, माँ बाप को भी देता हूँ। और मैं माँ बाप, क्योंकि उनकी भी ये शिकायत है कि हमें टाइम देना है, तो कहता मैं 1 घंटा पहले उठ के उनके साथ समय व्यतीत करता हूँ, फिर क्लास में आता हूँ। तो मैंने अपने आप को मोल्ड करके और इन सब बातों में ना उलझ के कुछ ना कुछ क्रिएटिव करा। ये मेरी लर्निंग थी कोर्स से, उससे मेरी लाइफ। अब मेरी बीवी अभी भी सो रही है, कहता 8 बजे से सुबह के, कहता वो सो रही है, मेरे माथे पे शिकन नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो करना है उसके लिए एक्शन ले लिया मैंने, एंड आई डोंट वांट टू चेंज। तो उससे ये हुआ कि बीवी भी नहीं चिकचिक करती, माँ बाप भी खुश हैं कि क्लास है इसकी। कहता अब उनको पता है मेरी 9 बजे क्लास है। तो मैंने उनसे 8 बजे से लेकर 9 बजे का टाइम उनको दिया, 1 घंटा 60 मिनट।
वो शांत है, वो खुश हैं, जो उनको मुझे बोलना था मैंने सारा सुना। अब मैं क्लास में हूँ तो वो मुझे तंग नहीं करेंगे, ना बार बार कोई आएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है उसने हमें हमारा कर दिया काम। तो कहता मैंने अपने आप को अपने थॉट प्रोसेस में ही इतना ढाल चेंज कर दिया कि अब मैं ऐसा इंसान बन गया। ही वॉज यंग गाय, मस्ट बी 25 से 30 का होगा, उससे ज्यादा नहीं, बच्चा भी है उसका। बट कहता वो तो चेंज हो नहीं रही, ना होने वाली है, मेरे कल 10 साल हो गए हैं, कुछ ऐसे बता रहा था शादी को। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये अप्रोच कि किस तरह उसने अपने लिए शांति चूज करी घर में, ना कि लड़ाई के लिए, जो कि हम लोगों के ज्यादातर सबसे ज्यादा लड़ाई इसकी होती है कि तुमने ये नहीं किया मेरे लिए, या मैंने ये नहीं किया, जो भी आपस में हमारे चलते हैं। सो लर्निंग इज सो पावरफुल, और वो ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग कहते हैं लैंडमार्क वाले। सो मैंने उनको बोला कि मेरे लिए एक सेशन रखो, विच में अपने जो भी आसपास हैं, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ लर्निंग ऐसी कराएं कि जिससे हमें चेंज फील हो और हम सबकी लाइफ भी उतनी खूबसूरत हो जाए। और ऐसे ऐसे चेंजेस हैं, मैं देख के हैरान हूँ। एक प्रोफेसर आया, क्या आज क्या डेट है, 7 है, उसकी वाइफ की डेथ हुई थी 11 नवंबर को, एंड ही वॉज टेकिंग अ क्लास ऑन 24th और 25th। तो मैंने कहा आपने ये कैसे किया? ये तो मेरे पास दो ऑप्शंस थी, या तो मैं रोता रहता, वो चली गई मुझे छोड़ के, हाय मेरा क्या हो गया, मर गया ये वो, और सबकी जिंदगी में कलेश करता रहता। दूसरा ये था कि मेरी कमिटमेंट है, मैंने लैंडमार्क को कमिटमेंट दिया कि मैं ये क्लास करूंगा और मेरी ड्यूटी है करना। तो मैंने दूसरा वे चूज किया, और इतनी शांति से उसने, उसके माथे पे शिकन तक नहीं आई बंदे के। इतनी पीसफुली उसने क्लास भी ली, बातें भी की सब, और हंस भी रहा था, बातें भी शेयर कर रहा था। वाइफ को उसने रिमेम्बर किया, और उसने अपनी वाइफ को रिक्रिएट किया हमारे साथ। कहते जब मैं क्लास लेता था ना, तो वो दूसरे कमरे में बैठती थी, और मुझे जब मैं जाता था ब्रेक में उसके पास, तो वो कहती थी तुमने बहुत अच्छा बोला, लेकिन तुमने ये ऐसे किया ऐसे किया। तो वो मुझे गाइड भी करती थी। पहले बहुत बुरा लगता था, बट वो तो कहता आज मेरे को उसकी मिस कमी महसूस हो रही है कि आज मुझे वो बोलने वाली नहीं बची। बस इतनी बात बोली उसने। इट वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल, स्थिर, कोई दुख नहीं, कोई आक्रोश नहीं, कुछ नहीं, शांति से वो कर रहा था। तो मेरे को बड़े अच्छे लगे ये सारी की सारी चीजें। मैं कहा अगर हमारे भी जैसे सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ चलता रहता है, और सबके साथ होता है, कोई मैं अलग नहीं हूँ, आप अलग नहीं हो, तो कितनी अच्छी तरह इन्होंने अडेप्ट कर लिया अपनी लर्निंग्स को अपनी सराउंडिंग्स में, कि पीसफुल लाइफ ले। तो आई वुड रिक्वेस्ट whoever is interested, and I will also let you know the timings, कि एक हम सेशन उनके साथ समझें कि क्या करते हैं। तो मेरे ख्याल आपको भी काफी अच्छा लगेगा, देन यू सी कैसे लगता है आपको। तो जब आपको जो भी करना चाहें, वी कैन सिट एंड टॉक अबाउट इट, एंड आई विल रिक्वेस्ट देम कि एक हमारे लिए सेशन ऑनलाइन ले सकते हैं। तो आप बता दीजिएगा, यू कैन पुट अ मैसेज, या आप तुषार जी को या सुनैना जी को किसी को भी बोल सकते हैं। और बहुत अच्छी लगी मुझे ये सब टीचिंग्स। थैंक यू मोनिका जी, ओवर टू यू एंड तुषार। जी, yeah, Monica ji is here, I think. Yeah. Thank you, Vinny. Thank you for sharing what your experiences in Landmark. And I'm sure थैंक that यू। everybody starts to listen your experiences. हाँ, इन्हीं चीजों से ना And हमें वो आएगी, मतलब मैं कि इन्हीं चीजों से हम में भी चेंजेस आते हैं, छोटे छोटे आते हैं, बट मजा आता है देख के, एंड हाउ यू कैन अकम्प्लिश समथिंग। अच्छा मैं अपना भी शेयर करती हूँ कि जैसे कुछ करना है, उन्होंने एक टाइमलाइन दी हुई है मुझे, और कैलेंडर में भर के डिक्लेयर करवाया है मुझसे 350-400 बंदा जो है, कि इस डेट तक मैंने अपने बैंक अकाउंट्स, चलान्स, क्रेडिट कार्ड्स क्लियर, मतलब इतनी डिटेल तक हमें बोला हुआ है कि ये करके हमें रिपोर्ट बैक भी करना है। ऐसे ऐसे बातें बताई हुई हैं। सो यू आर बाउंड टू डू इट, बिकॉज आपने डिक्लेयर कर दिया। प्लस आप में सबसे पहली वर्ड जो हमें सिखाते हैं और हमारे यहाँ ऐसे ड्रिल करते हैं, इज इंटेग्रिटी। वो कहते हैं ये गोमुख है आपका, ये सुनने के लिए, और ये निकलता है। तो आपने जो बोला वो सत्वचन होना चाहिए, या तो मत बोलो, ऐसे हो जाओ, लेकिन बोल रहे हो तो उसे करना पड़ेगा। इतनी डीप कमिटमेंट सिखाते हैं, which is मतलब आम नहीं आती, मेरे में भी नहीं आ रही थी, बट लिटरली कहते हैं कि करा देते हैं। सो आई रियली लाइक दैट। सो आई थिंक सबके में कुछ ना कुछ तो आएगा ही। थैंक यू। मन जी आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी किया। जी हाँ, थैंक बहुत यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत तो अच्छा लगा। हाँ, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आपको इतना कमिटेड करें कि आप वो चीज कर ही दो। दैट्स वेरी नाइस। और एक्सपीरियंसेस भी अच्छे हैं, हम उन्हें अपने जीवन में उतारें डेफिनेटली, और उनके हिसाब से जीना शुरू करें, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ लेसन है। और मोनिका जी को पता है, कॉल आई, करी करी, नहीं करी नहीं करी। अब मैं कॉल हाँ करती हूँ, नहीं करती हूँ, तो जवाब लिख के भेजती हूँ कि सॉरी मैं आधा घंटा लेट करूंगी। तो आई लव हाँ, द चेंजेस इन मी, मुझे मजा आ रहा है। तो ये बहुत बढ़िया है। कभी नहीं परवाह करती थी, नहीं करी तो क्या हो गया, बट अब जो बोला है वो करना है। दैट इज माई करना, रियलाइजेशन। बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर आज क्लोज करते हैं।
टाइम हो गया है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच थैंक एवरीबॉडी। यू, थैंक्स टू एवरीवन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु, मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखात् भवेत्। भवेत्। ओम शांति 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 शांति। शांति शांति। चलिए जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू थैंक यू, एवरीवन। थैंक यू। थैंक्स फॉर योर शेयरिंग एंड एक्सपीरियंसेस। गुड नाइट। थैंक्स, गॉड गुड ब्लेस यू। बाय नाइट, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।